Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Fawzia Muslim and I belong to University of Karachi. This video is for third year students and the chapter name is Chemical Kinetics. In this video we will study about the half-life of first order, second order and so on order of reactions. So let's start with the first order of reaction. आपको मालूम है कि फ़र्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने ड्राइव की थी वो थी K इज़ इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T log A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स. अच्छा, मैंने जो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में डेरिवेशन करवा कर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करवाई थी, उसमें सिंबल का डिफरेंस हो सकता है और ये बात मैं आपको बार बार बताती हूँ कि A की जगह आप A नॉट भी लिख सकते हैं और A माइनस एक्स की जगह आप कैपिटल A भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, तो बार बार मैं सिंबल्स यहाँ पे इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि अगर आपको डिफरेंट बुक्स में कोई और सिंबल नज़र आए तो आप कंफ्यूज ना हो. चाहे आप A नॉट देखें या चाहे आप स्मॉल a देखें, आपको मालूम हो कि दिस इज़ रेफरिंग एज अ इनिशियल कंसंट्रेशन. और A माइनस एक्स देखें या AT देखें, ये सिर्फ कैपिटल A देखें तो आप समझ जाएं कि दिस इज़ फॉर रिमेनिंग कंसंट्रेशन. सेकेंड चीज़ ये कि आपके पास कहीं बुक में LOG लॉग होगा. अगर LOG लॉग होगा तो वो 2.303 वैल्यू के साथ होगा हमेशा, और अगर LN लॉग नेचुरल होगा तो वो जस्ट LN के तौर पर ही होगा, क्योंकि LN इज़ इक्वल्स टू 2.303 लॉग. ठीक, तो या तो आप 2.303 लॉग लिखें या तो फिर सिर्फ लॉग नेचुरल लिखें, यानी कि LN लिखें. ठीक है, तो उस वक्त फिर आप 2.303 का फैक्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि लॉग नेचुरल बराबर होता है 2.303 लॉग के. ठीक, तो बताने का मकसद ये था कि आपके पास जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो बेसिकली आपके पास ये है. जब आप हाफ लाइफ की इक्वेशन या हाफ लाइफ की एक्सप्रेशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी इस लेक्चर में. सबसे पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज़ हाफ लाइफ. Half life is basically the time period, or you can say the time required for the half the completion of the reaction. यानी कि वो टाइम जो किसी रिएक्शन को हाफ कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ दैट स्पेसिफिक रिएक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीट इन 60 minutes, if it is fully completed in 60 minutes, then the half life of that specific reaction will be obviously 30 minutes. सही, तो इसका मतलब है कि वो टाइम पीरियड जो किसी रिएक्शन को हाफ कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ दैट स्पेसिफिक रिएक्शन. अब हाफ लाइफ की जो इक्वेशन है वो हर जो ऑर्डर है उसमें डिफरेंट होती है. लास्ट के लेक्चर्स में मैंने आपको जस्ट एक्सप्रेशंस बताई थी और उसमें मैंने ये बताया था कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जिसमें से एक स्टूडेंट थी प्रीवियस की, उन्होंने क्वेश्चन भी किया था. तो आप लोगों को याद होगा कि जस्ट मैंने एक्सप्रेशंस बताई थी, उन एक्सप्रेशंस को ड्राइव करना नहीं सिखाया था. तो आज हम उन एक्सप्रेशंस को ड्राइव करना सीखेंगे. अब जब भी आप किसी हाफ लाइफ को ड्राइव करें हमेशा याद रखिएगा कि टाइम बेसिकली क्या हो जाएगा, T डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये T हाफ हो जाएगा. ठीक, तो हाफ लाइफ के एक्सप्रेशंस में आप सिर्फ T मेंशन नहीं करेंगे, T हाफ के थ्रू जो है आप उस सिंबल को मेंशन करेंगे. ठीक है, इसके अलावा जो x होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, A डिवाइड बाई 2. x का मतलब है प्रोडक्ट, x बेसिकली आप प्रोडक्ट के लिए लेते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, हाफ हो चुकी होगी. हाफ हो चुकी होगी तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा. तो जहाँ भी आप कभी भी हाफ लाइफ की डेरिवेशंस करें आप सिंपल क्या करोगे, उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन लीजिएगा और उसमें जस्ट जहाँ पे भी x लिखा हुआ होगा उसको A डिवाइड बाई 2 से मेंशन करेंगे और जहाँ पे भी T लिखा हुआ होगा उसको T हाफ से मेंशन करेंगे और जस्ट उस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे. एट द एंड आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी. वो करना सीखते हैं हम किस तरह से करेंगे. हमने सिंपल एक्सप्रेशन लिखी, इस एक्सप्रेशन में हमने क्या अमेंडमेंट कर दी कि T की जगह T हाफ से एक्सप्रेस कर दिया सिंबल को और बाकी चीज़ों को वैसे ही रहने दिया. A डिवाइडेड बाई A बिल्कुल वैसे ही है. x की जगह से हमने क्या लिख दिया, A डिवाइड बाई 2 लिख दिया. ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल एक्सप्रेशन यहाँ पर सेम है, जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, LCM ले लिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में साइन नेगेटिव की आ रही है कि पॉजिटिव की. अगर कोई भी साइन होती इस तरह की, जब सिंपल आपके पास सिचुएशन बन रही होती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे LCM ले लेते हैं. अब जब आप यहाँ पर LCM लेंगे तो ओवरऑल नीचे 2 आ जाएगा. A 2 ज़ा 2A प्लस माइनस माइनस की साइन और A वैसी रहा. ठीक है,
बिकॉज ए ज़ ए और 1 2 ज़ 2 हो जाता है, तो ऊपर जो चीज़ रहेगी वो वैसी ही रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया कि ओवरऑल एक्सप्रेशन अगेन यहाँ पर पूरी की पूरी वैसे ही रही। सिंपल यहाँ पर क्या चीज़ हुआ, 2a माइनस ए विल बी इक्वल टू ए, यानी कि 2a में से अगर एक ए निकाल दिया आपने तो ऑब्वियसली एक ही बचेगा, ठीक। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 यहाँ पर डिवीजन के भी डिवीजन में, तो इसका मतलब है कि 2 को अगर हम ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक। तो वही हुआ, log 2 की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो वो बराबर होता है 0.301 के, ठीक। तो इसकी एक्सप्रेशन हमने log 2 की निकाली और वो 0.301 के बराबर हो गया। जब आप इसको 2.303 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.301 के साथ, दैट विल बी इक्वल टू 0.693, ठीक है। और अगर आप हाफ लाइफ निकाल रहे हो, इसका मतलब है कि टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, तो क्या होगा कि के अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और टी हाफ अगर यहाँ पर डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल एक्सप्रेशन में आ जाएगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ठीक। तो आपके पास एक्सप्रेशन बन गई फॉर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। दैट विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। अच्छा, अगर आप यहाँ पर लॉग नहीं लेते, लॉग नेचुरल से काम कर रहे होते, तब क्या होता है, लॉग नेचुरल 2 डायरेक्टली बराबर हो जाता है 0.693 का, ठीक। यहाँ पे तो आपने log 2 लिया, वो 0.301 के बराबर था, फिर 2.303 के फैक्टर से हमेशा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब भी आप log 2 के साथ log के साथ आप काम करते हैं। तो अगर यहाँ पर log नेचुरल लेते तो आप देख सकते हैं अपने कैलकुलेटर में करके कि वो डायरेक्टली 0.693 के बराबर होता, ठीक है। मेरी बात क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप लॉग नेचुरल से काम करेंगे तो ऑब्वियसली 2.303 का फैक्टर नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आपको एलओजी लॉग के साथ काम करें तो 2.303 का फैक्टर आता है हमेशा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ, ठीक। इसका हम आपको न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। न्यूमेरिकल इस तरह से दे सकते हैं कि हमेशा याद रखिएगा कि जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो डिके होता है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा होता है। तो अगर मैं किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की आपसे बात करूं पेपर में, आपको कोई न्यूमेरिकल दूं कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो डिके शो कर रहा है और उसकी हाफ लाइफ इतनी है, आप बताइए कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा कि मैडम ने यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो दिया नहीं। ये बात अंडरस्टूड होगी कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डिके होता है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करता है। तो मैं वहाँ पर वो बात मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ये आपको लेक्चर में अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि अगर मैंने रेडियो एक्टिव डिके की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर को वही हमेशा फॉलो करेगा। और आप सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे 0.693 डिवाइड बाई टाइम, जो भी मैंने आपको टाइम पीरियड दिया होगा उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा। या फिर अगर मैंने आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी होगी तो आप उससे टाइम निकाल लेंगे। सिंपल से ये मैं आपको अगर दूँ फॉर्मूला और आप इक्वेशन लगाकर ये बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अच्छा, अब हम हाफ लाइफ और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये बात हम कर चुके थे। फॉर्मूला जब हमने ड्राइव किया था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो वो क्या निकाली थी, k = 1/t x डिवाइड बाई a इंटू a माइनस एक्स। सही, यही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकली थी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब उसमें डिफरेंस क्या हो सकता है आपके पास कि a जो है वो अगेन a0 हो सकता है, वहाँ पर मैंने मेंशन किया वो a माइनस एक्स को मैंने कैपिटल A से मेंशन किया वो, ठीक है। तो वही चीज़ है ये, सही। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार आपको ये बात रिपीट करने का यही मकसद है कि आप सिम्बल्स को अगर किसी और फॉर्म में देखें तो परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं कि अगेन वही हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे जो कि पीछे की थी कि x की जगह जहाँ पे भी x होगा a डिवाइड बाई 2 लिख देंगे आप, और टाइम जो है वो t हाफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि t की जगह आप सिर्फ t हाफ मेंशन कर रहे हैं, 1/2 को कहीं कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली सिर्फ क्या है, ये सिंबल है। t की जगह आप जो है t 1/2 लगा देंगे, ये सिर्फ सिंबल है, इसको आप कैलकुलेशन में 1/2 करके इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे x की जगह आप a/2 बाकायदा इंक्लूड कर रहे हैं कैलकुलेशन में, इस तरह आप ये 1/2 इंक्लूड नहीं करेंगे, आप जस्ट सिंबल लगाएंगे इसका, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है आपके पास, k = 1/t x डिवाइड बाई a इंटू माइनस एक्स। आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो t को आप यहाँ पर ले गए, k को आप नीचे लेकर आ गए। x की जगह आप नेक्स्ट इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो आपने क्या किया कि x की जगह जो है 1/2 a लिख दिया, यहाँ पे भी a इंटू a माइनस एक्स था तो आपने 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिएगा कि 1/2 a से 1/2 a की जो टर्मिनोलॉजी थी वो पूरी कैंसिल आउट हो गई और सिर्फ आपके पास बचा यहाँ पर a।
तो आपके पास ओवरऑल जो रेट इक्वेशन बची वो कट आउट होने के बाद क्या बची, 1/a। दैट मीन्स के सेकेंड ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है उससे आपके पास जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनता है दैट विल बी इक्वल टू 1/a। तो आप देख सकते हैं कि पीछे हमने जो काम किया फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से जो हाफ लाइफ बनाई वो 0.693 डिवाइड बाई के थी। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि इसकी इक्वेशन जो बनी है एट द एंड उसमें आपके पास कोई इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रही। इसका मतलब है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक, तो मैं आपसे ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकती हूँ कि विच टाइप ऑफ ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ। तो आप बता देंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर मैंने आपसे रीज़न पूछ लिया कि वाई हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आप ये फॉर्मूला लिख के मुझे बता सकते हैं कि एज वी डोंट हैव the initial concentration in the formula, so it's independent of initial concentration in terms of its half life। ठीक, और यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि explain how the second order will depend on its initial concentration in terms of its half life, तो आप ये फॉर्मूला लिख के मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन आ रही है, इसका मतलब है कि ये आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये ओवरऑल आपके पास बन गई हाफ लाइफ की इक्वेशन। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हो सकता है कि आप इस बात से कंफ्यूज हो जाएं कि पीछे तो हमने सिर्फ x की जगह a/2 लिया था, यहाँ पर मैंने a माइनस एक्स की जगह a/1/2 क्यों लगा दिया, 1/2a क्यों लगा दिया, हाफ a क्यों लगा दिया। तो आप इस बात से कंफ्यूज नहीं हुएगा, इस वजह से कंफ्यूज नहीं हुइएगा क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हाफ ए हो रही है तो इसका मतलब है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हाफ हो चुकी है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या होगी, हाफ होगी। इस बात को इस तरह से समझिए कि अगर आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन कंप्लीट है उसमें से अगर हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है तो हाफ ऑब्वियसली क्या होगी, रिमेनिंग चीज़ होगी। और रिमेनिंग चीज़ आपके पास क्या है, यहाँ पर a माइनस एक्स है। तो अगर आप x को a/2 पुट कर रहे हो, 1/2a पुट कर रहे हो, तो a माइनस एक्स को भी क्या पुट करोगे, 1/2a या a/2 पुट करोगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये over2 है और यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ 1/2a। ठीक, तो यहाँ पे भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, ऑब्वियसली सी बात है ये a ही होगा तो a/2 ही है ये बेसिकली। ठीक है, हाफ a लिखूँ या a/2 लिखूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ लिखूँ, बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ ये कि यूनिट्स को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ ली जाएंगी चीज़ें, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे एट द एंड ऑफ योर पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंपल यूनिट रेट की। रेट का हमेशा याद रखिएगा कि किसी से भी चीज़ की यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो आप हमेशा उसकी यूनिट ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। अगर रेट की आपसे मैं यूनिट पूछूं तो आप कैसे ड्राइव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ रेट। रेट क्या होता है, बेसिकली कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। वैसे तो रेट जो है किसी भी चीज़ को अगर आप स्टडी करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको आप रेट कहते हैं। जैसे कि अगर आप डिस्टेंस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहें तो उसको आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहते हो और वेलोसिटी कहते हो। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम भी रेट है। अगर एब्जॉर्बेंस की बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्बेंस डिवाइड बाय टाइम, यानी कि चेंज ऑफ एब्जॉर्बेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको भी आप रेट कहोगे। अगर जो लोग जो है वो काइनेटिक्स की लैब परफॉर्म कर चुके हैं थर्ड ईयर में या अब जो परफॉर्म करेंगे तो वो इस बात को देखेंगे कि रेट आप सिर्फ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन नहीं निकालेंगे, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस भी निकाल रहे होंगे, इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बेंस भी निकाल रहे होंगे। तो किसी भी चीज़ के चेंज को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी कर रहे होंगे तो वो रेट के बराबर होगा। ठीक है, खैर फिलहाल अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम आपके पास रेट होता है और कंसंट्रेशन की यूनिट आपके पास होती है मोलैरिटी या यू कैन से मोल पर लीटर। तो रेट की यूनिट आपके पास क्या बन गई, मोलैरिटी पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अगर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट देखें, रेट कांस्टेंट की अगर यूनिट आप फाइंड आउट करें तो रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है उसके फॉर्मूला के ऊपर कि आइदर द रेट कांस्टेंट इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, आइदर इट इज़ फॉर सेकेंड ऑर्डर, इट इज़ फॉर थर्ड ऑर्डर। हर ऑर्डर का फॉर्मूला डिफरेंट है तो हर ऑर्डर के हिसाब से जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसकी जो यूनिट होगी वो भी डिफरेंट होगी। अगर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात करें तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट वो होता है, मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो भी मेंशन कर दी है,
व्हेन द मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, अगर आपके पास मोलर कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो यूनिटी पर आ जाए तो आप उस स्पेसिफिक उस रेट कांस्टेंट को स्पेसिफाई कर देंगे और वो कहलाएगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू यानी कि यूनिटी स्पेसिफिक कर दी है, तो वो रेट कांस्टेंट फिर नॉर्मल रेट कांस्टेंट नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 के बराबर ले ली जाए तब क्या होगा कि रेट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और उस वक्त जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की आपके पास नंबर ऑफ डेफिनेशंस हो सकती है। एक डेफिनेशन तो वो ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी कि जब आपके पास मोलर कंसंट्रेशंस जो है वो यूनिटी हो तो उस वक्त जो रेट कांस्टेंट होगा वो रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा। ये सेकंड डेफिनेशन मैंने इसके साथ कंबाइन करके ही मेंशन कर दी है कि जब आपके पास रेट कांस्टेंट जो है वो रेट के बराबर हो तब भी आपके पास वही वाली बात हो गई। ये उसी वक्त हो सकता है जब आपके पास सारी कंसंट्रेशंस जो है वो मोलर की यूनिटी में हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो उस वक्त भी आपके पास जो रेट कांस्टेंट होगा वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है। और इस वक्त रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी, जो यूनिट होगी, वही होगी जो रेट की होती है, डेट इज मोलैरिटी पर सेकेंड या मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, एक और जो है इस तरह तब भी पॉसिबल है जब आपके पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो। एक तो ये केस कि यूनिट जो आपके पास मोलर कंसंट्रेशंस हैं वो डायरेक्ट खुद ही यूनिटी में दी जाए, 1 मोलर हो, ठीक। या तो दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो वो ज़ीरो। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो होता है तो आपको मालूम है कि अगर किसी भी चीज़ की यूनिट अगर ज़ीरो लगा दो तो वो अल्टीमेटली यूनिटी के बराबर हो जाता है, यानी कि 1 के बराबर हो जाता है। तो उस वक्त भी आपके पास जो है वो रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट हो जाएगा, और यू कैन से रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू रेट। तो आपके पास दो कंडीशन है, एक तो डायरेक्टली आपके पास कंसंट्रेशन यूनिटी में हो, या फिर आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो, तो उससे अल्टीमेटली आपके पास जो है वो टर्म यूनिटी में आ जाएगी, ठीक। आगे चलते हैं। ज़ीरो ऑर्डर फॉर फर्स्ट और ज़ीरो यूनिट ऑफ के फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि अगर रेट कांस्टेंट रेट के बराबर होगा तो इसकी क्या यूनिट होगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपके पास है 1/t। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने 2.303 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं यहाँ पे लॉग नेचुरल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो बार बार यूनिट्स चेंज करने का, सिंबल्स चेंज करने का और जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करने का मकसद यही है कि आपको पता हो कि इस चीज़ को इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, इस चीज़ को इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक। तो ये बात अपने ध्यान में रखिएगा कि 2.303 मैंने मेंशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हेयर आई एम यूजिंग लॉग नेचुरल, ठीक है। खैर, तो 1/t टाइम की जो यूनिट है, अगर फॉर एग्जांपल आप सेकंड्स में ले रहे हो, a इज कंसंट्रेशन, दैट विल बी इन मोलैरिटी, a minus x is again remaining concentration, so that will be in molarity, molarity will be cancelled out with each other. So the unit of rate constant for first order of reaction will be second inverse, or you can say minute inverse or hours inverse. It depends on the unit which you are going to take for your time. Acha, what will be the unit of the rate constant for second order reaction? For example, if you have the formula for second order of reaction is 1/t x divided by into minus x, then time will be in seconds, x that is product concentration, it will be in molarity, a initial concentration, it will be again in molarity, a minus x is the remaining concentration, but obviously it will be in molarity. Concentration चाहे कोई सी भी हो वो molarity में ही होगी. Molarity will be cancel out by each other. So you will have the remaining units will be molarity inverse and second inverse, ठीक है। दोनों चीज़ें डिनोमिनेटर में जब इनको आप ऊपर लेके जाओगे तो इसकी जो क्या कहना चाहिए कि पावर है वो इन्वर्स में चली जाएगी। मोलैरिटी इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स, यू कैन से लीटर पर मोल इनटू सेकेंड, ठीक है। मोल पर लीटर मोलैरिटी होती है, बट मोलैरिटी का अगर इन्वर्स लोगे तो लीटर पर मोल हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड इन्वर्स। या आप इस तरह से भी लिख सकते थे कि मोल लीटर सेकेंड इन्वर्स मोल इन्वर्स, ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला भी होता है। वो जनरल फार्मूला में मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर पेपर करते करते आपके माइंड में नहीं रहा कि जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या थी, उससे मैं कैसे फार्मूला से जो है यूनिट ड्राइव करूँ, ये यूनिट ड्राइव करने में आपको टाइम लग रहा है, यूनिट डायरेक्टली माइंड में नहीं आ रही, तो आपके पास एक जनरल फार्मूला है। वो जनरल फार्मूला मैं आपको बता देती हूँ। रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए वो होता है, ये शायद मेरे कैमरे की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा आपको, ये मैंने मोल लिखा हुआ है, ठीक है, MOL मोल, मोल रेज़ टू द पावर 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक।
तो n इज़ बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस जनरल फॉर्मूले में अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, आप उसकी ईजिली रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक, आपको इतनी लंबी जो है कश्मकश में नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपको डायरेक्टली यूनिट याद नहीं रह पा रही तो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया अगेन जनरल फार्मूला, वहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा था। मोल रेज़ टू पावर 1 - n, लीटर n-1, सेकेंड इनवर्स। n इज़ बेसिकली ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थर्ड ऑर्डर के लिए निकालना चाह रही हूँ, वैसे आपको थर्ड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पता है, तो आप थर्ड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के थ्रू भी उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालिएगा, जैसे मैंने पीछे फार्मूलाज के थ्रू निकाल के बताएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं आपको जनरल फार्मूला से बता रही हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना है, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे आपको 3 पुट कर देना है। मोल के ऊपर आपने 1 - n था तो n की जगह 3 पुट कर दिया। लीटर के साथ भी आपने यही किया, तो आपके पास ओवरऑल जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो निकल कर आ जाएगी इस जनरल फार्मूला के थ्रू। डेट विल बी मोल स्क्वायर इनवर्स, लीटर स्क्वायर एंड सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा, तो ये तो थर्ड ऑर्डर के लिए थी। अब मैं आपको इस चीज़ को प्रूफ करके दिखा देती हूँ कि वाकई ये जनरल फार्मूला सबके लिए जनरली वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालनी है तो आप n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे इसी जनरल फार्मूला में। ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो n की जगह आपने सिंपल क्या क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो पावर क्या बचेगी, 0 बचेगी। और अभी मैंने पीछे आपको बताया कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर हो जाती है। 1 × 1 ऑब्वियसली 1, 1 × सेकेंड इनवर्स, द आंसर विल बी सेकेंड इनवर्स। और यही अभी हम पीछे निकालते हुए आ रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो सेकेंड इनवर्स होती है। ठीक है, तो ये प्रूफ भी हो गई। इसी तरह आप खुद अपने पास सेकेंड ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालिए, यूनिट निकालिए इसी जनरल फार्मूला से। ठीक है, तो आपको ईजी होगा। इसके अलावा ये फार्मूला इसलिए भी बेहतरीन है कि अगर आप फ्रैक्शनल ऑर्डर की यूनिट निकालना चाहें, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना चाहें, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। क्योंकि फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ऑब्वियसली आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ना मास्टर्स लेवल तक पढ़ाई जाती हैं और ना ही वो आपको याद रह पाएंगी, क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो आप कैसे आप उसको याद रखोगे, कहाँ लिखोगे, किस तरह से आप फिर उस पूरे इंटीग्रेटेड फार्मूला से यूनिट ड्राइव करते फिरोगे। तो आपके पास ये जनरल फार्मूला है जो आपके पास, चाहे वो आप नेगेटिव ऑर्डर का निकालना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि जो है फ्रैक्शनल ऑर्डर का मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट ड्राइव करूँ, या सिंपल फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर की यूनिट निकालना चाहें, तो आपका ये जनरल फार्मूला आपकी हर जगह हेल्प करेगा। अब आप माइंड में सोच रहे होंगे कि नेगेटिव ऑर्डर कैसे हो सकता है, तो नेगेटिव ऑर्डर इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आपके पास अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो ऑर्डर विल बी पॉजिटिव, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन होना शुरू कर दे, आपको मालूम है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं, तो अगर फॉरवर्ड नेचर का रिएक्शन है तो ऑर्डर विल बी पॉजिटिव, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए रिवर्सिबल रिएक्शन में तो वो ऑर्डर नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो अगर बैकवर्ड होगा तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 नहीं रहेगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप तो उसके हिसाब से भी जो ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो वेरी कर जाएगी। तो अगर ये रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना चाहें तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपके एग्ज़ाम में कि आप मुझे बताइए कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको दे दिया 3/2, फ्रैक्शनल ऑर्डर दे दिया। तो अब आप माइंड में सोचेंगे ये तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसकी तो कोई इक्वेशन भी हमने नहीं पढ़ी, हम कैसे निकालें। तो ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, इसे आप इजीली निकाल सकते हैं। आप सिंपल क्या करेंगे, 3 की n की जगह जो है 3/2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 3/2 पुट करेंगे, और आपके पास जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से एग्ज़ाम में आपके पास MCQs आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, और किस तरह से आप उन प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। तो इतनी मेहनत करके अगर मैं समझा रही हूँ आपको, तो आपका रिज़ल्ट भी फिर वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो ये है कि आपके पास जब न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको जज करना होगा
कि कंसंट्रेशन आप जब डबल कर रहे हैं तो रेट के ऊपर क्या डिपेंडेंसी आ रही है, रेट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और किस तरह से फिर आप ऑर्डर को जज करोगे। तो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया है वो इस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रही हूँ मैं, अगर कंसंट्रेशन आप किसी चीज़ की डबल कर रहे हैं और रेट भी डबल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल कर रहे हैं, रेट भी 3 टाइम्स हो रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन आप जितने टाइम्स कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी उतना ही टाइम बढ़ता जा रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी लॉजिक वाली बात नहीं। सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए आप एक काम करें, अपने पास जो भी कंसंट्रेशन है उसके ऊपर स्क्वायर कर दें और देखें कि कंसंट्रेशन के स्क्वायर करने से क्या होगा। जो रेट है उसकी जगह आपने क्या कर दी, डबल कर रहे हैं ना, तो डबल की जगह आपने क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो 2 का स्क्वायर विल बी 4 टाइम्स। ठीक, तो अगर कंसंट्रेशन डबल करने से आपके पास रेट कहीं पे 4 टाइम हो जा रहा है तो आप जज कर लीजिएगा कि दैट द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। और अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल करने से आपके पास रेट 9 टाइम्स हो जा रहा है, आपने क्या किया, रेट की जगह 3 रख दिया, ऊपर 2 आपने क्यों रखा हुआ है, क्योंकि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेकेंड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने 1 1 1 रखा हुआ था हर जगह। ठीक है, मैं अगर आपको ये बात उस वक्त बताती तो आपको जो है इतनी जल्दी गेट नहीं हो पाती, लेकिन अब यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो बाहर आप वही पावर लगाइए। ठीक, और जितने टाइम्स आप उस रिएक्शन को कर रहे हो अंदर आप वो चीज़ चेंज कर दें। जैसे आपने डबल किया तो आपने यहाँ पे 2 रखा एंड आंसर विल बी 4। अब आप ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट की जगह आपने 3 रख दिया और बाहर आपने 2 इसीलिए रखा क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, तो 3 × 3 द आंसर विल बी 9। ऑब्वियसली आपको स्क्वायर लेना आता है, या आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि 3 × 2 जो है वो 6 करके बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी आप जाहिर सी बात है माशाल्लाह से थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ये काम करेंगे। ठीक, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, बाहर आप क्या रख देंगे, क्यूब रख देंगे। ठीक, जैसे आपने सेकेंड ऑर्डर के लिए बाहर स्क्वायर रखा था, यहाँ पे आप क्यूब रख देंगे। अगर आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट की जगह आपने 2 रख दिया, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 × 2 × 2 द आंसर विल बी 8 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन डबल करने से आपके पास रेट 8 टाइम्स हो जा रहा है दैट मीन्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थर्ड। अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल करने से रेट की जगह आपने 3 रख दिया, 3 × 3 × 3 द आंसर विल बी 27। अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल करने से आपके पास रेट 3 टाइम्स हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये आपके काम उस वक्त आएगी जब मैं आपको कोई न्यूमेरिकल दूंगी, डेटा प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको कंसंट्रेशंस गिवन होंगी और रेट्स गिवन होंगी, और मैं आपसे कहूँगी कि इन कंसंट्रेशंस और रेट्स को देखते हुए रेट लॉ डिज़ाइन करें और बताएं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ये आपके काम उस वक्त आएगा। जो मैंने आपको इनिशियली काइनेटिक्स के लेक्चर्स दिए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें ये इवन के जो आपको मैडम ने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन दी है उसमें बहुत सारे इस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जिसमें आपको डेटा ऐसा गिवन है कि सिर्फ आपको कंसंट्रेशंस गिवन है और रेट्स गिवन है, और कंसंट्रेशन रेट को आप देखते हुए जज कर रहे हैं कि विच टाइप ऑफ ऑर्डर इज दिस। ठीक, तो उसमें कंसंट्रेशन डबल करने से अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो है फॉर एग्जांपल 8 टाइम्स हो जा रहा है तो फिर आप जज करेंगे कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। ऑब्वियसली इट विल बी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल करने से आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हो जा रहा है, फॉर एग्जांपल इसका मैं बताती हूँ, कंसंट्रेशन ट्रिपल करने से फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जा रहा है 9 टाइम्स, तो आप समझ जाएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इट्स कंसंट्रेशन और द रेट चेंज, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी बहुत डिटेल में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पर आती है वो भी मैं आपको बता दूँ, ये न्यूमेरिकल है। अब चूँकि ये वाला लेक्चर बहुत बड़ा हो गया तो इस न्यूमेरिकल के मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझा देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।